आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। तो बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देवभूमि में बड़ा हादसा, आपको बता दें कालिंदी ट्रैक पर यह बड़ा हादसा हुआ है। ट्रैकर्स दल के साथ एक गाइड की भी मृत्यु हो चुकी है। इस हादसे के दौरान एक गाइड की मृत्यु हो चुकी है। 14 सदस्यीय दल भी फंसा है और सेना से यहां पर लगातार मदद मांगी जा रही है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। देवभूमि में बड़ा हादसा हो गया है और आपको जानकारी दे दें कि कालिंदी ट्रैक के पास ये बड़ा और भीषण हादसा हुआ है। ट्रैकर्स दल के साथ एक गाइड की मृत्यु भी इस दौरान हो चुकी है। 14 सदस्यीय दल भी इस दौरान फंसा हुआ है। सेना से लगातार मदद की गुहार लगाई जा रही है, मदद मांगी जा रही है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है उत्तराखंड से जो कि सामने आ रही है। देवभूमि में बड़ा भीषण हादसा हो गया है। कालिंदी ट्रैक पर यह भीषण हादसा हुआ है। ट्रैकर्स दल के साथ एक गाइड की मृत्यु हो गई। आपको बता दें ट्रैकर जो दल है, ट्रैकर्स दल के साथ एक गाइड भी मौजूद था और उस गाइड की भी इस हादसे के दौरान मौत हो चुकी है। 14 सदस्यीय दल भी इस पूरे हादसे के दौरान फंसा हुआ है। इस भीषण हादसे के दौरान 14 सदस्यीय दल भी फंसा हुआ है। सेना से लगातार मदद की गुहार लगाई जा रही है, मदद मांगी जा रही है। तो उत्तराखंड से बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है आपकी टीवी स्क्रीन पर। कालिंदी ट्रैक पर एक बड़ा और भीषण हादसा हुआ है जो कि काफी ज्यादा भयानक और दर्दनाक भयावह स्थिति, यहाँ पर भयावह तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। और आपको जानकारी दे दें कि हादसा काफी ज्यादा दर्दनाक रहा। ट्रैकर्स दल के साथ एक गाइड की इस पूरे हादसे के दौरान मृत्यु हो चुकी है और 14 सदस्यीय दल भी इस दौरान फंसा हुआ है। लगातार सेना से मदद की गुहार लगाई जा रही है। तो बड़ी जानकारी है आपकी टीवी स्क्रीन पर। देवभूमि में बड़ा हादसा हुआ है। उत्तराखंड में बड़ा हादसा, भीषण हादसा हुआ है। और आपको जानकारी दे दें कि कालिंदी ट्रैक पर यह बड़ा हादसा हुआ है। ट्रैकर्स दल के साथ एक गाइड की भी इस हादसे के दौरान मृत्यु हो चुकी है, मौत हो गई है और 14 सदस्यीय दल भी फंसा हुआ है। इस वक्त सेना से लगातार मदद की गुहार लगाई जा रही है, मदद मांगी जा रही है। श्री पंचायती मां निर्वाणी अखाड़ी की तरफ से विश्व प्रसिद्ध दक्षेश्वर महादेव और नीलकंठ मंदिर में महिलाओं के छोटे वस्त्र पहनकर आने पर पाबंदी लगाई गई है। इस निर्णय के बाद संत समाज ने देवभूमि उत्तराखंड में 4 धामों समेत तमाम धार्मिक स्थलों पर फैल रही अश्लीलता को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से अपील की है कि उत्तराखंड को पर्यटन नहीं बल्कि तीर्थाटन क्षेत्र यानी कि तीर्थाटन दृष्टि से देखा जाए। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि इसके लिए यहां आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की जाए कि वो देवभूमि में आए तो अपने वस्त्रों का महत्वपूर्ण ख्याल रखें और तीर्थ क्षेत्रों की मर्यादा का पालन भी अवश्य करें। तो वहीं जूनाखाड़ी के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी का कहना है कि पूरे देश में सनातन परंपरा की प्रेरणा देवभूमि उत्तराखंड से मिलती है। जो श्रद्धालु पर्यटन के लिए देवभूमि आते हैं उसमें अगर महिला छोटे वस्त्र पहनकर आती है तो वहीं रोक देना चाहिए। इस पर सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, यानी कि धामी सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी, जिससे पूरे देश में संदेश जाए कि देवभूमि की संस्कृति को बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने उत्तम पहल की है। इनका कहना है कि दक्षेश्वर महादेव और नीलकंठ मंदिर में ही नहीं पूरे उत्तराखंड के मंदिरों में सहित आश्रम अखाड़ों में आने वाली महिलाओं पर छोटे कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगना चाहिए, तभी देवभूमि की संस्कृति बच पाएगी। तो रोक तो लगनी ही चाहिए, कपड़े प्रॉपर पहनने चाहिए और महिलाओं की मर्यादाएं भी हैं। और हमारे तो समाज में क्या नाम पल्ला करने की भी वो है कि बाहर जाओ तो पल्ला करो, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब होना ही चाहिए, क्योंकि जो बच्चे निक्कर पहन के आ जाते हैं, ये दूसरे कमेंट करते हैं लड़के तो कपड़ों पे, तो ये असभ्यता लगती है। बस हम महिलाओं को करेंगे क्या नाम है कि बच्चों को भी बताएंगे कि भाई प्रॉपर कपड़े पहनो, कि इसमें अन्न प्रदर्शन ना हो।
है ना। तो ये तो होना ही चाहिए और पूरा प्रयास करेंगे कि भाई ये रोक लगे और उसमें पूरी कोशिश करेंगे। पूरे भारत में सनातन संस्कृति की प्रेरणा देवभूमि से मिलती है। उसको बचाने के लिए ये शॉर्टकट कपड़ों में आने वाले तीर्थयात्रियों को, जो पर्यटन के भाव से आते हैं, उनको देवभूमि के प्रवेश पर ही रोकना चाहिए सरकार को बिना विलंब करे। ये परंपरा उत्तराखंड सरकार को करना चाहिए ताकि पूरे देश में उदाहरण बने कि देवभूमि की संस्कृति को बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने उत्तम पहल की। नीलकंठ और दक्ष मंदिर नहीं, मैं तो ये कहूंगा उत्तराखंड के सभी मंदिरों में और सभी आश्रम वासियों, आश्रमधारियों को भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। देवभूमि तो आध्यात्मिक प्रदेश है और आध्यात्मिकता बचाए रखने के लिए आध्यात्मिकता के शालीन कपड़े, लेकिन आप कम से कम शालीन कपड़े पहनिए। संस्कृति की महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे वो छोटे कपड़ों में आते हो, चाहे दारू चलती हो, चाहे मांस मदिरा का। तो देवभूमि के मंदिरों में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, ऐसी अपील भी लगातार की जा रही है। उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों में ड्रेस कोड लागू करने की अपील लगातार की जा रही है। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा ने ये संदेश भी, ये यानी कि ये जो निर्देश है, ये जारी भी कर दिया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी समर्थन किया है। और आपको जानकारी दे दें कि धार्मिक स्थलों पर छोटे कपड़ों पर प्रतिबंध अब लगा दिया गया है। छोटे वस्त्र पहनकर न आए मंदिर, ऐसा संत समाज के लोगों का कहना है। संत समाज द्वारा लगातार ये अपील की जा रही कि उत्तराखंड में अगर कोई भी टूरिस्ट आता है, कोई भी पर्यटक आता है, तो वो अपने कपड़ों का ध्यान रखे। जो भी महिलाएं मंदिरों में प्रवेश करती है, वो महिलाएं, जो भी महिलाएं आश्रम में जाती है, वो महिलाएं अपने कपड़ों का विशेष खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि से ही पूरे देश को सीख मिलती है सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को अपनाने की। और भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए कपड़े पहनकर ही भक्त मंदिर में प्रवेश करे, यानी कि उत्तराखंड में प्रवेश करे। संत समाज ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से ये अपील भी की है और छोटे वस्त्र पहनने पर सरकार पाबंदी लगाए, ऐसा संत समाज द्वारा लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपील की जा रही है। और तीर्थ क्षेत्रों की मर्यादा का पालन करें, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी कहना है। तो जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं कि किस तरह से उत्तराखंड में, यानी कि देवभूमि के मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा ने यह निर्देश जारी किया है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी इसका समर्थन किया है। लगातार वे कह रहे हैं कि धार्मिक स्थलों पर छोटे कपड़ों पर प्रतिबंध लगाया जाए। कोई भी महिला जब धार्मिक स्थलों पर या फिर किसी आश्रम में प्रवेश करती है, तो अपने कपड़ों का, अपने वस्त्रों का ध्यान रखे कि वो क्या पहन रही है। और धार्मिक स्थलों पर छोटे कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। छोटे वस्त्र पहनकर मंदिर ना आए, ऐसा संत समाज लगातार, जो उत्तराखंड में लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनसे लगातार संत समाज द्वारा ये अपील की जा रही है। और भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए कपड़े पहनकर ही भक्त मंदिर में आए, ऐसा संत समाज द्वारा कहना, संत समाज के लोगों का कहना है। संत समाज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी इस बात की अपील की है कि छोटे वस्त्र पहनने पर सरकार जल्द से जल्द पाबंदी लगाए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड के क्रिकेटर श्री आकाश मदवाल ने भेंट की है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उन्हें सम्मानित किया है, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। उत्तराखंड के क्रिकेटर श्री आकाश मदवाल ने आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस की टीम से खेलते हुए गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उत्तराखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र नेगी और श्री संजय सिंह भी मौजूद रहे। उत्तराखंड पुलिस की अनोखी पहल देखने को मिली। बता दें कि पटाखे जैसी आवाज निकालने व आग उगलने वाले साइलेंसरों के विरुद्ध ऊधम सिंह नगर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई ली है। यानी कि ऊधम सिंह नगर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले 200 से अधिक रेट्रो साइलेंसर व 158 प्रेशर हॉर्न पुलिस ने नष्ट कर दिए हैं। जिले के कप्तान डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने तेज आवाज वाले साइलेंसर लगे 2 पहिया वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए यातायात पुलिस को निर्देशित भी किया था। इसी क्रम में यातायात पुलिस ने इंदिरा चौक के पास यातायात कार्यालय में रेट्रो साइलेंसर व प्रेशर हॉर्न को बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया।
वासियों को, समस्त उत्तराखंड जनपद वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई। क्योंकि हमारा जनपद हिमालयी राज्य है, हमारा जो राज्य हिमालयी राज्य है, तो हमारा जनपद जो है मूलतः कृषि और वन भूमि का जनपद है। तो इसीलिए जो है वन है तो हम हैं, है ना, वन है तो हम हैं, पर्यावरण है तो हम हैं। तो इसलिए आप सभी को विशेष रूप से बधाइयाँ है। इसी के तहत जो है आज जो है हमारा एसपी क्राइम और एसपी ट्रैफिक और ट्रैफिक के टीम द्वारा एक अनोखी पहल आज हमने लिया था। तो विगत 15-20 दिन से हम एक लगातार अभियान चला रहे थे, शाम की चेकिंग और दिन की चेकिंग के दौरान प्रेशर हॉर्न और रेट्रो साइलेंसर का। तो ये देखिए पर्यावरण को डैमेज तो करते ही है और उसके अलावा नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए जो है जो अभी तक जो सीज़ हुआ था रुद्रपुर में और आसपास की थानों में, उन सब का 250 से भी ऊपर जो ये जो है प्रेशर हॉर्न और क्या बोलते हैं रेट्रो साइलेंसर्स है, इन सब का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हमने आज कर दिया है। ये मात्र सांकेतिक नहीं है, ये संदेश है। देखिए आरटीओ द्वारा जो रूल्स है उसके तहत कंपनी के द्वारा जो आती है बस उतना ही साइलेंसर्स रखना है। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जल जीवन मिशन के तहत सिरोबगढ़ में निर्माणाधीन इंटेक वेल का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने पेयजल निगम के अधिकारियों के साथ ही कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता के साथ कार्य शीघ्र पूर्ण करने के दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों की संख्या को बढ़ाने के लिए भी कहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि पानी की समस्या से जूझ रहे क्षेत्र के कई गांव इस योजना के पूर्ण होने से लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 20 करोड़ की लागत से तैयार हो रही योजना से क्षेत्र के 41 राजस्व गांव सहित 60 यहाँ पर तो भी लाभान्वित होंगे। और साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को योजना की प्रगति खाका हर माह उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने इंटेक वेल मेन पंपिंग स्टेशन और छाती खाल में तैयार हो चुके 25,000 लीटर की क्षमता वाले टैंक व पंप हाउस का निरीक्षण इस दौरान किया। उन्होंने योजना से संबंधित जानकारी के लिए साइन बोर्ड लगाने और संबंधित अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग करने को भी कहा। साथ ही अधिकारियों सहित कार्यदायी संस्था को अवशेष कार्य गुणवत्ता के साथ यथाशीघ्र पूर्ण करने के दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए गए। हरिद्वार में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से प्रचलित रंगदारी मांगने वाले मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अजय सिंह ने पुलिस और सीआईयू की विशेष टीमों का गठन कर जल्द मामले के खुलासे के दिशा निर्देश भी दिए थे। और आपको जानकारी दे दें कि संतोष महेश्वरी के मोबाइल पर कॉल करते हुए धमकी देते हुए रंगदारी के तौर पर 20 लाख रुपए का सोना मांगा गया था। ऐसा न करने पर हत्या करने की धमकी भी दी थी। और जानकारी ये भी दे दें कि मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई थी कि व्यापारी को फिर एक नंबर से धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मामले में एक्शन लिया, यानी कि तुरंत ही इस पूरे मामले में कार्रवाई की। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि कुछ दिन पहले हरिद्वार हार्डवेयर व्यापारी ने मामला दर्ज कराया था। मामले में व्यापारी ने कहा कि उन्हें फोन के माध्यम से कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई है। पुलिस ने इस मामले में तुरंत मुकदमा दर्ज किया। जांच में पता चला कि मोबाइल नंबर राजस्थान का है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की तहकीकात करते हुए विशेष टीम का गठन कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले में आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। मार्च को इसमें सूचना आई थी, हमारे व्यापारी हरिद्वार के श्री माहेश्वरी जी के द्वारा सूचना दी गई। इनको अज्ञात नंबर से एक कॉल आई थी और एक गैंगस्टर बिश्नोई के नाम से जो है लॉरेंस बिश्नोई के नाम से इनसे अवैध रूप से जो है रंगदारी की डिमांड की गई थी। इस पर इन्होंने सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस द्वारा इसमें एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही साथ जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी पता चला ये मोबाइल जो नंबर जिससे फ़ोन किया गया था वो राजस्थान क्षेत्र में किसी व्यक्ति का था। पुलिस टीम जब राजस्थान पहुंच के वेरीफाई करती तो पता चलता उनका मोबाइल जो है कुछ दिनों पूर्व ही खो गया था और इसकी सूचना इन्होंने वापस आने के बाद दी थी। इसके बाद पता चला कि मोबाइल खोने के कारण किसी के द्वारा दुरुपयोग किया गया। साथ ही साथ इसी मोबाइल नंबर से जो व्यक्ति का खोया था राजस्थान से, इससे रायवाला के 2 अन्य व्यापारियों को भी धमकी भरी कॉल गई थी, जिसमें रायवाला देहरादून में भी 2 मुकदमे एक्सटॉर्शन के दर्ज किए गए थे। उत्तराखंड के काशीपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब ब्रांडेड कंपनियों का यहां पर भंडाफोड़ देखने को मिला है। और आपको जानकारी दे दें कि इस करीब
1250 कट्टे और अलग अलग कंपनियों के 1250 नकली खाली कट्टे भी बरामद किए गए हैं। इस दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कंपनी का मालिक फरार इस दौरान बताया जा रहा है। नकली सीमेंट की फैक्ट्री का खुलासा करते हुए एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि नकली सीमेंट बनाए जाने से संबंधित कुछ दिनों से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। बीती रात मुखबिर की सूचना पर उत्तराखंड एसटीएफ व थाने काशीपुर पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत कार्यवाही करते हुए सुबह काशीपुर क्षेत्र से एक नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री में छापेमारी कर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली है। और आपको जानकारी दे दें कि उत्तराखंड एसटीएफ ने काशीपुर में नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री का खुलासा करते हुए ये भी जानकारी दी कि काशीपुर क्षेत्र में चोरी छिपे एक नकली सीमेंट की फैक्ट्री संचालित की जा रही है और जिस पर टीम की तरफ से काशीपुर के टांडा उज्जैन क्षेत्र में एक बड़े गोदाम में छापेमारी की गई। इस दौरान एक नकली सीमेंट की फैक्ट्री संचालित होती पाई गई, जिसमें एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल मामले में आगे की कार्यवाही लगातार जारी है। उत्तराखंड में लगातार जो विभिन्न अपराधों में सक्रिय अपराधी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल हमारी एसटीएफ टीम को सफलता मिली श्रीमान डीजीपी महोदय द्वारा निर्देशों के क्रम में कि जो लोग भी अवैध क्रियाकलापों में और अवैध उत्पाद बनाने, बिक्री करने और भंडारण में सक्रिय हैं उन पर कार्रवाई करें। इसी क्रम में हमारी एसटीएफ यूनिट जो कुमाऊं की है, इंस्पेक्टर एमपी सिंह साहब के नेतृत्व में, उसको कल एक सफलता मिली है, जिसमें टांडा चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा अनधिकृत तरीके से गोडाउन हायर किया गया था और उसी में उसके द्वारा नकली विभिन्न ब्रांडों की सीमेंट की बोरियां पैक करके और दामों पर बेच करके लाभ कमाया जा रहा था। इस व्यक्ति का नाम वसीम है, यह मूलतः रामपुर का रहने वाला है। इस पे उत्तराखंड और यूपी में भी विभिन्न मुकदमे इस पे पहले से भी दर्ज है। यहाँ पे लगभग 1250 के करीब हमें बोरियां मिली हैं, भरी हुई सीमेंट की बोरियां मिली हैं, जिसमें अल्ट्राटेक, माइसेम से लेकर के और एसीसी सीमेंट और बांगर सीमेंट की भी बोरियां हैं। जब इन उत्पादों के जो अधिकृत यहाँ पे कर्मचारी हैं उनसे जब चेकिंग कराई गई तो उनके द्वारा इस चीज़ को सैंपल को ये किया गया कि हाँ, ये इसके द्वारा कहीं ना कहीं यहाँ पे अवैध तरीके से इसको संचालित किया जा रहा है। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर ग्लेशियर खिसकने से बर्फ में लापता हुई महिला की तलाश में आज फिर बचाव अभियान चलाया गया, जिसमें एसडीआरएफ के जवानों ने बर्फ में दबा हुआ महिला यात्री का शव बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि यात्रा मार्ग पर भारी बर्फ आने से रास्ता बंद हो गया है, जिससे यात्रा भी रोकी गई है और जिसमें एक महिला श्रद्धालु कमलजीत कौर लापता हो गई थी। आपको जानकारी दे दें कि जिस वक्त तीर्थयात्री ग्लेशियर पॉइंट से गुजर रहे थे उसी वक्त अचानक बर्फ खिसक कर मार्ग पर आ गई, जिससे तीर्थयात्री बर्फ के बीच में फंस गए। फिलहाल मौके पर एसडीआरएफ के जवानों ने पहुंचकर 5 तीर्थयात्रियों को बर्फ से बाहर निकाल लिया है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर मसूरी से है, जहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ राज्य के कवि भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कवियों ने बेहतरीन प्रस्तुति भी इस दौरान दी। कवियों ने कविताओं के माध्यम से आपसी सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया। साथ ही कवियों ने उत्तराखंड की परंपराओं और संस्कृति से संबंधित कविताओं की प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। इसके साथ ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए कवि भी शामिल हुए। मसूरी नगर पालिका में भ्रष्टाचार की खबरें अब आम हो गई है। मसूरी का भ्रष्टाचार लगातार सूबे में चर्चा में बना हुआ है। भ्रष्टाचार क्षेत्र में इतना हो चला है कि उप जिला चिकित्सालय के मुख्य गेट के पास निर्माण के नाम पर तोड़ी गई सड़क 3 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं बनाई गई, जिसके कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं चैम्बर लगने से कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
दुर्घटना के मामले इस क्षेत्र में लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, परंतु बेपरवाह नगरपालिका प्रशासन को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। लगातार सोशल मीडिया में सड़क को लेकर काफी चर्चाएं भी हो रही है। लोगों की माने तो नगरपालिका प्रशासन द्वारा सिविल रोड की सड़क को बेवजह तोड़ा गया है, जबकि सड़क बिल्कुल सही थी। उन्होंने यह भी कहा कि नगरपालिका प्रशासन द्वारा जनता की गाड़ी कमाई को ठिकाने लगाने के लिए पालिका के ठेकेदार द्वारा आनन फानन में सड़क को तोड़ दिया गया, परंतु लगता है ठेकेदार सड़क बनाना भूल गया है, जिसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश भी नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि नगरपालिका द्वारा करोड़ों रुपए नाले खाले और सड़कों के निर्माण के लिए लगाए जा रहे हैं। इसके कारण भी क्षेत्र में समस्याएं लगातार उत्पन्न हो रही है। देवभूमि में अवैध तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय तस्कर को पलभत्ता थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर के पास से 30 लाख रुपए कीमत की 3 किलो अफीम भी बरामद की है। गिरफ्तार तस्कर राकेश सिंह बरेली के फरीदपुर कस्बे का रहने वाला है और उत्तर प्रदेश से अफीम लाकर उत्तराखंड के छोटे छोटे ड्रग डीलरों को सप्लाई करता था। कल रात एसटीएफ को पलभत्ता थाना क्षेत्र में ड्रग की बड़ी डिलीवरी होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एसटीएफ ने पुलिस के साथ जाल बिछाकर तस्कर राकेश को गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ ने तस्कर से 3 किलो अफीम बरामद की है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि आरोपी बदायूं से अफीम लाकर उत्तराखंड में सप्लाई करता था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। इस क्रम में हमें उत्तराखंड की एसटीएफ और उधम सिंह नगर की थाना पुलभट्टा पुलिस टीम को एक संयुक्त ऑपरेशन इन्होंने किया है। इसमें बहुत बड़ी सफलता हमें मिली है। इसमें हमने लगभग 3 किलो अफीम बरामद की है। अभियुक्त राकेश कुमार जो थाना फरीदपुर जिला बरेली उत्तर प्रदेश का निवासी है, इसको हमने 3 किलो अफीम और एक मोबाइल फ़ोन के साथ गिरफ्तार किया है। इस क्रम में हम आगे भी विवेचना करके इसकी कड़ियाँ जोड़ेंगे और इसकी सप्लाई चेन को हम और भी गहनता से इसकी जाँच करेंगे। जिसका उपयोग फिर अलग हाई क्वालिटी ड्रग्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो नशे के लिए बहुत इसका यूज़ हो रहा है और इस संयुक्त कार्रवाई से जो है काफ़ी सारे युवक नशे की चपेट में आने से बचने की हमें इसी क्रम में बहुत बड़ी उपलब्धि दोनों को संयुक्त रूप से हासिल हुई है। रुद्रप्रयाग से है, जहां थाना गुप्तकाशी पर सूचना मिली कि एक वृद्ध व्यक्ति जो जबलोग गुप्तकाशी के पास बेहोशी की हालत में पड़े हैं। इस सूचना पर उप निरीक्षक राखी बिष्ट पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंची तो पाया कि एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में था। पुलिस टीम ने मानवता का परिचय देते हुए शीघ्र मौके से उपचार के लिए राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय गुप्तकाशी पहुंचाकर वृद्ध व्यक्ति को उपचार कराया। होश में आने पर वृद्ध व्यक्ति ने अपना नाम पुरुषोत्तम बताते हुए इंदिरा कॉलोनी थाना का रहने वाला बताया। साथ ही वृद्ध व्यक्ति ने यह भी जानकारी दी कि जो कि श्री केदारनाथ से यात्रा करने के उपरांत वापस जा रहे थे। रास्ता भटकने के कारण वृद्ध व्यक्ति जमलोग गुप्तकाशी की तरफ चला गया। सीनियर सिटीजन को अस्पताल से थाने में लाया गया, जहां रात्रि विश्राम करवाया गया। उनकी इच्छा अनुसार खाने की व्यवस्था भी कराई गई। इसके बाद पुलिस टीम ने वृद्ध व्यक्ति को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया। इस कार्य के लिए चारों तरफ पुलिस प्रशासन की सराहना हो रही है। रामनगर के विश्व पर्यावरण दिवस पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने मिशन लाइफ स्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट के तहत एक विशाल रैली रामनगर सीटीआर कार्यालय से निकाली गई, जो रानीखेत रोड होते हुए ग्राम ढिकुली पहुंची। और आपको जानकारी दे दें कि रैली में सैकड़ों बच्चों ने प्रतिभाग भी किया। इस दौरान सीटीआर के निदेशक धीरज पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आह्वान पर लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत इस रैली को निकाला गया है। इसके साथ इस सीटीआर के अन्य क्षेत्र में 1700 अलग अलग कार्यक्रम आयोजित भी किए गए। और आपको जानकारी दे दें कि जिनमें 3500 बच्चों ने प्रतिभाग भी किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के साथ अपनी जीवन शैली को पर्यावरण के साथ ढालना है। इस दौरान रैली के माध्यम से लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में भी जागरूक किया गया। साथ ही लोगों से यह भी अपील की गई कि कॉर्बेट नेशनल पार्क की सीमा के अंतर्गत प्लास्टिक व कूड़ा न डालकर हमारा सहयोग करें।
सर आज साइकिल रैली निकाली, क्या मामला है? देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो मेरी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो कार्यक्रम पिछले कई दिनों से चल रहा है, उसके अवसर पर ये साइकिल रैली निकाली गई है। मेरी लाइफ जो कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लगभग 1750 कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर आयोजित किए गए, जिसमें लगभग 38 स्कूल के बच्चे भी सम्मिलित हुए। लगभग 3500 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया है। इसके अतिरिक्त लगभग 45,000 से ज़्यादा स्थानीय लोगों ने और जो टूरिस्ट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आते हैं, उन लोगों के द्वारा भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया है। इसमें हमारा उद्देश्य यही था कि जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को ले जाएं, ये एक मैसेज कन्वे करना था। माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार, उनके निर्देशानुसार और उनके विज़न को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बहुत बृहद स्केल पर आयोजित किया गया है, जिसमें माइंडलेस कंजम्पशन को कम करते हुए माइंडफुल यूटिलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास हम लोग सब लोग मिलकर करें। और ये एक मिशन मोड में ये कार्यक्रम हमने किया है। इसका समापन आज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अपने जीवन काल में, हमारा प्रयास है कि हम लोग अपने जीवन काल में इस प्रकार के सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन को हम लोग आगे ले जाएंगे। इसके अलावा आज ढिकुली में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के संबंध में भी एक कार्यक्रम रखा गया है, एक क्लीनिंग ड्राइव का आयोजन किया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है, और आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि उसके आसपास के जो वन क्षेत्र हैं, उनको भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाए। उत्तराखंड में अतिक्रमण मुक्त अभियान चल रहा है। इसी बीच किच्चा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने रुद्रपुर पहुंचकर अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ विकास भवन पहुंचकर सीडीओ का घेराव किया और उन्होंने कहा, जो गरीबों को उजाड़ने का काम चल रहा है वो गलत है। इसके साथ ही पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भी वह नजर आए। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।